हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ इमेजरी इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेजरी जो एक पोएटिक डिवाइस है, इट प्लेज अ ग्रेट रोल टू एनी पोएम। ओके, और शैली का जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में इस पोएम के थ्रू कैसे रिवील होता है, वो भी हम सब देख पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली इमेजरी क्या होती है विच वी ऑल नो। फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि इमेजरी का क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो इट क्रिएट्स अ पिक्चर इन रीडर्स माइंड। ओके, तो अगर कोई भी इमेजरी का कोई एग्जाम्पल है तो वो हमारे मन में एक पिक्चर क्रिएट करेगा एंड इट अपील्स टू द सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो हम अपने सेंसेस के थ्रू उन इमेजेस को इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ओड टू द वेस्ट विंड है, तो हम जो वेस्ट विंड का जो ब्लो है, उसकी स्विफ्टनेस है, हम उन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को फील कर सकते हैं थ्रू आवर सेंसेस। और हम अपनी आइज़ के थ्रू हम उन सारे पिक्चर्स को अपनी आंखों के सामने भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द रोल ऑफ इमेजरी इन एनीबडीज लाइफ। फिर है कि इट हेल्प्स रीडर्स टू रिमेंबर अ लिटरेरी वर्क। और मेनली अगर कोई पोएट इमेजरी को यूज़ करता है तो उसका पर्पज़ यही होता है कि उसकी पोएट्री को याद किया जाए। और हम भी अगर ओड टू द वेस्ट विंड को याद करते हैं तो हमें वो सारी इमेजिनेशंस, वो जो सारी इमेजरी जो पोएट ने यूज़ करी है वो हमें याद आती हैं। थ्रू दैट वी रिमेंबर दैट पोएम। सो इट इज़ ईजी फॉर अस टू रिमेंबर एनी पोएम ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस इमेजरी। ठीक है, तो ऑन दैट नोट वी स्टार्ट दिस टॉपिक। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। Shelley's Ode to the West Wind is one of the greatest poems of him. उसकी सबसे greatest poems में से ये एक है, Ode to the West Wind. It was composed in the autumn of 1819 at Florence in Italy. Autumn season है, 1819 year है, and it was composed in Italy and the place is Florence. Florence is a place where he conceived this poem. The poem was conceived when the tempestuous wind was collecting the vapors which pour down the autumnal rains. ठीक है, तो ये पोएम कंसीव की गई थी जब कंसीव दैट मीन्स कि पोएट के दिमाग में ये सब चीज़ें आई और उन्होंने जब इस पोएम को लिखा तब उन्होंने देखा कि टेम्पेचुअस विंड है, एंथ्रोलिंग विंड है, और क्या है वो विंड क्या कर रही है, इट इज़ गेटिंग vaporized or water vapors are there and they were making clouds and again it were coming in the form of autumnal rains. So this is the scientific theory. When water gets evaporated, it goes high in the sky and again it comes down in a form of रेन. द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर. अब बेसिकली ये पोएम जो है एक प्रेयर के फॉर्म में है. इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन है इसमें? अ डेटी, अ गॉड और गॉडेस टू हुम द प्रेयर इज़ मेड. तो फर्स्ट तो डेटी है, गॉड या गॉडेस हैं वो, और जिनके लिए प्रेयर करी गई है. सेकेंड है अ सप्लिकेंट, अ पर्सन हु मेक्स द प्रेयर. सेकेंड कौन है? जो पर्सन है वो इस प्रेयर को कह रहा है, प्रेयर को कर रहा है. एंड द प्रेयर, और थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? प्रेयर है. द डेटी हियर इज द वेस्ट विंड. तो फर्स्ट जो डेटी है वो कौन है? वेस्ट विंड है. सप्लिकेंट इज पोएट हिमसेल्फ, पोएट खुद ही है. एंड द प्रेयर इज फॉर पर्सनल रिडेम्पशन एंड फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन. और जो पोएम है वो किस लिए लिखी गई है, जो प्रेयर जो इसमें की गई है वो किस लिए की गई है? फॉर पर्सनल रिडेम्पशन. रिडेम्पशन मीन्स व्हेन वी वांट टू बी सेव्ड फ्रॉम इवल्स. तो वो जो पोएट है वो यहाँ पर पर्सनल रिडेम्पशन की बात कर रहा है, एट द सेम टाइम पोएटिक इंस्पिरेशन की भी बात कर रहा है, सो दैट ही कैन मेक ग्रेट पोएम्स. So here with this line we can understand what are his thoughts in this poem. Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud. ठीक है, Oh lift me as a wave. तो ये किसको प्रे कर रहा है? He is praying to
वेस्ट विंड कि मुझे वेव की तरह, लीफ की तरह या फिर क्लाउड की तरह क्या करिए, लिफ्ट करिए. सो यहाँ लिफ्ट करना दैट मीन्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज लाइफ, of his personality, we can say. The whole description of phenomena of nature is full of images of commotion or turmoil. तो यहाँ पर जो नेचुरल फिनोमिना दिखाया कि कैसे वेस्टर्ली इवेंट्स आती हैं इस अर्थ पे, एंड दे क्रिएट लॉट्स ऑफ कमोशन और टर्मोइल इन द एनवायरनमेंट and in the life of people. So here is a list of the important images of commotion or turmoil which we find in this poem. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये commotion और जो turmoil जो वेस्ट विंड क्रिएट कर रही है उसको इमेजरी के थ्रू शैली ने कैसे अपनी पोएम में बहुत ही ब्यूटिफुली शो किया है. सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी. सो नंबर 1 इज इमेजेस ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स. द लीव्स फ्लाइंग from the unseen presence of the west wind are likened to ghost from an enchanted fleeing. तो अगर आप देखें कि कैसे जब वेस्ट विंड का क्या होता है, एक अनसीन प्रेजेंस है, बिकॉज इट कैन बी फेल्ट. ओके, वी कैन नॉट सी द विंड when it blows. So due to the unseen presence of west wind, how the leaves fly. Same way the ghost also fly from the sight of enchanter. Okay, so there is a comparison of leaves with ghost. So कैसे ghost और spirits को यूज़ करते हुए, सुपर नेचुरल थिंग्स को यूज़ करते हुए उन्होंने इस इमेजरी को शो किया है. सो नंबर 1 इमेजरी इज इमेजेस ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स. नाउ नेक्स्ट इज Number 2 is images from death and resurrection. Death and resurrection, that means something which is dead and comes to life again. Okay, so कैसे यहाँ पर imagery के through show किया है. The seeds in winter are compared to the corpses in their graves, while the clarion call of the spring wind is likened to the doomsday trumpet which will call the dead back to लाइफ. ठीक है, तो कैसे जैसे वेस्ट विंड होती है, वी कैन इमेजिन कि वेस्ट विंड बहुत स्विफ्टली क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, और वो क्या करती है, सीड्स को क्या करती है, अपने साथ स्वीपिंग के थ्रू अपने साथ इधर उधर लेकर जाती है. एंड दीज सीड्स आर कंपेयर टू द कॉर्प्सेस. कॉर्प्सेस होते हैं डेड बॉडीज जो कि अपनी ग्रेव्स में जा चुकी हैं. वाइल द क्लैरियन कॉल, तो यहाँ पर जब विंटर के टाइम में क्या होता है कि जब वेस्ट विंड ब्लो करती है तो वो अपने साथ इन सीड्स को ले जाकर सॉइल में क्या कर देती है, इंसर्ट कर देती है, जस्ट लाइक कॉर्प्सेस इन देयर ग्रेव्स. वाइल द क्लैरियन कॉल ऑफ द स्प्रिंग विंड इज लाइकन टू द डूम्सडे ट्रम्पेट. अब फिर क्या होगा कि जब स्प्रिंग की विंड आएंगी तो क्या होगा, नाउ इट इज़ कंपेयर्ड विद द क्लैरियन कॉल ऑफ द डूम्सडे. क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिलीव किया गया है कि एक डूम्सडे होगा जिस दिन क्या होगा, ये धरती ख़त्म हो जाएगी और देयर विल बी क्लैरियन कॉल फ्रॉम द ट्रम्पेट, और ट्रम्पेट से ऐसी आवाज़ आएगी, उस दिन क्या होगा, ऑल द डेड्स विल बी बैक टू लाइफ. तो यहाँ पर इन सीड्स के लिए क्या बोला गया है सॉरी, इन सीड्स के लिए भी यही बोला है कि ये विंटर में क्या करती हैं, दे आर लाइंग लाइक अ डेड इन द soil and they'll be sprouted up when the spring wind will come. So they will be turning into beautiful flowers, beautiful plants. तो यहाँ पर कैसे डेथ एंड रिसरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया गया है, और इमेजरी के थ्रू हम इस सीन को हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे विंटर सीजन है, सीड्स आर इंसर्टेड एंड दे कम आउट व्हेन द टाइम ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग विंड्स आर देयर ऑन द अर्थ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है द इमेजेस ऑफ द विंड एज अ शेफर्ड. द इमेज ऑफ द विंड एज अ शेफर्ड लीडिंग द बर्ड्स लाइक अ फ्लॉक टू फीड इन एयर indicates to peculiar aptness of Shelley to clothe the force of nature with the forms of living beings. ठीक है, यहाँ पर शेफर्ड, जनरली जो शेफर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फ्लॉक्स को, फ्लॉक्स मीन्स जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, मे बी शीप हैं और काउज, बफेलोज, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको क्या करता है, उनको
उनके खाने के लिए उनको थोड़े रास्ते में उनके लिए साथ में उनके जाता रहता है। यहाँ पर जो वेस्ट विंड है वो भी क्या कर रही है, जो बर्ड्स हैं उनको अपने फ्लो ऑफ एयर के साथ वो क्या कर रही है, फीड करने का काम कर रही है। तो इट इंडिकेट्स द पेक्यूलियर एप्टनेस सूटेबिलिटी कि शैली ने क्या करा है, लिविंग बींग्स के साथ फोर्सेस ऑफ नेचर को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। एंड कंबाइन भी नहीं, हम कह सकते हैं क्लोथ्स आर वॉर्न बाय फोर्सेस ऑफ नेचर विद इन द फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा इमेजरी का एग्जाम्पल है जब विंड प्लेज एज अ शेफर्ड। नाउ नेक्स्ट इमेजरी है द क्लाउड इमेजरी। In the second stanza, the cloud imagery is a fine presentation of a scientific idea in terms of poetry. तो सेकेंड स्टैंजा में कैसे जो साइंटिफिक थ्योरी है कि जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो किसी सी वाटर का जो बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर होती है, इट गेट्स इवेपोरेटेड and the water vapor goes high in the sky, clouds are made, and after some time when clouds are filled with water, lots of water, they get bursted and the rain comes. So very beautifully this scientific idea is shown in this poem through the use of imagery. The comparison of the storm to the fierce maenad with long flowing locks of hair is an illustration of शैलीज मिथ मेकिंग पावर। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे शैली ने अपनी मिथ मेकिंग पावर को यहाँ पर इलाबोरेट किया है, बताया है कि अगर हम अज्यूम करें, हम इमेजिन करें कि ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या है, फियर्स मैनर्ड हैं, और क्लाउड्स जब होराइज़न पर आ जाते हैं, जो लास्ट लेयर ऑफ स्काई है वहाँ तक, होराइज़न तक आ जाते हैं और उन पर एक फाइन लाइन बन जाती है और फाइनली लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म और एक्सेसिव रेन के थ्रू वो क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये लाइटनिंग जो है वो दीज आर लाइक फ्लोइंग लॉक्स ऑफ हेयर है, जो कि एक टाइप का मिथ क्रिएट कर रही है, जो हम इस इमेजरी के थ्रू इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे एक मैनर्ड है, एक गॉडेस है, उसके फ्लोइंग लॉक्स ऑफ हेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं व्हेन वी हैव दिस क्लाउड imagery in the poem. Now next is the sea imagery. The sea imagery in the third stanza does not only show Shelley's revolutionary zeal, but it also reveals Shelley's love of the true scientific phenomena. साइंटिफिक फिनोमेना यहाँ पर वो बात कर रहा है मेडिटेरेनियन सी की। जब वेस्ट विंड्स मेडिटेरेनियन सी के तरफ आती हैं तो वेस्ट विंड का जो फ्लो है वो बहुत सटल और काम कर देता है मेडिटेरेनियन सी को, और उसका जो सी वाटर है इट्स लाइक ड्रीमिंग and it is being nostalgic when it is seeing some palaces and some cities which are now underwater. So this kind of I would say presentation is given in the poem or in the third stanza when beautifully this sea imagery is expressed. Okay, so these lines are there: for whose path they spoil themselves. Now next is the imagery not only describes a well-known scientific fact but also shows Shelley's love for the images of commotion and turmoil. So Shelley's love for these kind of images which shows disturbances, turmoil, lots of commotion is a favorite work of him. Now next imagery is the lyre imagery. Lyre means which is an stringed instrument, and in the last stanza the lyre imagery is one of the favorite images of Shelley, who was a great believer in the inspiration caused by external forces working. Okay, तो यहाँ पर शैली का जो बिलीफ है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि इंस्पिरेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर वर्किंग अपॉन. Now few more
upon the passive mind. So the passive minds are there when people cannot think what is good or bad for them. So these kind of external impression can suggest something good to them. Now last is the image of the hearth. The picture of the hearth as an unextinguished hearth sending out sparks and ashes, the dead thoughts to kindle a new birth, and of the wind as the proclaimer of the cheering message through a trumpet. तो यहाँ पर क्या होता है, हर्थ जो है कि जो आग जल रही है, जो फायर है, बट इट इज़ नॉट एक्सटिंग्विश्ड प्रॉपरली, वो अभी तक पूरी नहीं जली है, एंड इट इज़ गिविंग स्पार्क्स एंड एशेस. तो उसके जो स्पार्क्स और एशेस हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं लाइक डेड थॉट्स. और फिर क्या हो रहा है, टू किंडल, टू जनरेट और टू गिव अ न्यू बर्थ, एंड ऑफ द विंड एज द प्रोक्लेमर. और विंड उस चीज़ को प्रोक्लेम कर रही है, उस चीज़ की प्रोफेसी कर रही है कि एंड इट इज़ गिविंग अ चीयरफुल मैसेज, चीयरिंग मैसेज थ्रू अ ट्रम्पेट. और वो एक ट्रम्पेट बजा रही है, उससे वो एक मैसेज दे रही है. एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट. Shelley was the prophet of a golden age, the bard who believed in the magic potency of his words. Shelley एक ऐसा पोएट है, वो क्या है, गोल्डन एज का प्रॉफिट है, और वो एक बार्ड मीन्स ऑल्सो अ पोएट हु बिलीव्स इन द मैजिक पोटेंसी ऑफ हिज वर्ड्स. और उसको बिलीव है कि व्हाट वर्ड्स कैन डू, और हाउ देर इज़ लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स. तो उनकी जो वर्ड्स की जो एक वर्थ है, जो इम्पोर्टेंस है, वो जानता है अच्छे से. और एज अ बार्ड, एज अ पोएट, उसे बिलीफ है कि उसके वर्ड्स क्या करेंगे, इस लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ चेंजेस लेकर आएंगे. दैट्स वाई वी कॉल शैली एज अ रेवोल्यूशनरी पोएट. ठीक है, तो उसके क्या थॉट्स रहे हैं वो हमें पोएम के थ्रू बहुत अच्छे से पता चलते हैं. क्योंकि जब वो कमोशन, टर्मोइल, इन सब की बात करता है, दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू रेवोल्यूशनाइज द एरा, और वो कुछ चेंजेस लेकर आना चाहता है अपनी पोइट्री के थ्रू. नाउ टू encapsulate this answer, few lines are there. The images of commotion and turmoil to reflect the poet's state of mind. जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो क्यों commotion, turmoil इन सब की बात करता है, बिकॉज उससे हमें समझ में आता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. शेली वॉज अ रेवोल्यूशनरी हु वांटेड टू अशर इन अ न्यू सोशल ऑर्डर. वो एक न्यू सोशल ऑर्डर लेकर आना चाहता है. दीज इमेजेस रिफ्लेक्ट द कमोशन एंड टर्मोइल इन हिज माइंड. और ये जो सारी इमेजरी है, ये हमें पता लगता है कि शैली के दिमाग में, शैली के मन में क्या चल रहा है एज अ पोइट. ओड टू द वेस्ट विंड इज अ लिरिक ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी. द नेचुरल पैटर्न ऑफ लीव, क्लाउड, वेव डेवलप्ड इन द first three stanzas anticipates the poet's identification with the unseen but deeply felt presence of the west wind. तो जो ओड टू द वेस्ट विंड है, ये लिरिक ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी है. अगर इसे समझा जाए तो इसका बहुत डेप्थ में एक मीनिंग है. और नेचुरल पैटर्न्स हैं इसमें कि हम लीफ की बात देखते हैं, क्लाउड, वेव्स, और कैसे जो फर्स्ट थ्री स्टैंजाज में ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स डेवलप किए गए हैं. एंड एंटिसिपेट्स, इट टॉक्स अबाउट द पोएट्स आइडेंटिफिकेशन विद द अनसीन बट डीपली फेल्ट प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट विंड. पर कैसे शैली को जो अनसीन है वेस्ट विंड, पर वो उसकी प्रेजेंस को फील कर पाता है. द इंडिविजुअल मर्जेस विद द जनरल. तो इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ के साथ मर्ज कर जा रही हैं, जनरल चीज़ों के साथ. द पोएम रीचेज इट्स क्लाइमैक्स इन द फिफ्थ स्टैंजा. और पोएम अपने लास्ट स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा में क्या करती है, इट रीचेज टू इट्स क्लाइमैक्स, जहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है शैली ने. बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, बी दाउ मी इम्पेचुअस वन. तो वो जो अपलिफ्टमेंट की जब बात कर रहा है वेस्ट विंड से, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो स्पिरिट है, जो फियर्स, जो ब्रेव स्पिरिट है, उसको मेरी स्पिरिट के साथ क्या कर लो, मर्ज कर लो, इम्पेचुअस वन. और मुझे भी उस तरीके से एंथ्रॉलिंग और वाइल्ड और रेवोल्यूशनरी और
with lots of disturbances and with great effects. मुझे भी इस तरीके की क्या बना दीजिए, पर्सनालिटी बना दीजिए। तो यहाँ पर ही ये पोएम ख़त्म हो जाती है विद दीज लाइन्स ऑफ फिफ्थ स्टैंजा। तो हमने आज देखा कि कैसे लॉट्स ऑफ इमेजरी और लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी आर गिवन इन दिस पोएम और टू द वेस्ट विंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डू प्रिपेयर योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. Share it with your friends if you have liked this video. Hit the like button, and if you haven't subscribed this channel yet, do subscribe it. Thanks for watching. Bye bye.